बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हुकूमत का जो बयानिया रहा है, इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तब भी वो कहते थे एहतसाब एहतसाब एहतसाब, और हुकूमत में आने के बाद तमाम चोर लुटेरे पकड़े जाएंगे, मुल्क से लूटी हुई दौलत पाकिस्तान वापस आएगी, और जो बड़े मगरमच्छ हैं, बड़ी मछलियाँ हैं, उनको वो जेलों में डालेंगे। हुकूमत में आने के बाद जितने भी नैब ने केसेस बनाए हैं बड़े सियासी रहनुमाओं के ऊपर, जो अपोजिशन जमातों के लोग हैं उनके ऊपर, कोई एक केस भी नैब अभी तक साबित नहीं कर पाया। अभी हमने देखा शाहिद खान साहब की ज़मानत का जो तफसीली फ़ैसला आया है, उसमें अदालत के रिमार्क्स नैब के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट हैं। इसी तरीके से एहसन इकबाल, साद रफ़ीक साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, इन तमाम लोगों की जो ज़मानतें हैं उनमें अदालतों के रिमार्क्स से बताते हैं कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नैब वो केसेस बना ही नहीं पाता, साबित ही नहीं कर पाता, जिसके हवाले से हुकूमती वज़रा और ख़ुद वज़ीर आज़म साहब बहुत बड़े बड़े दावे करते रहे हैं। हुकूमती वज़रा तो वो अरब भी बताते हैं, इतने हज़ार अरब की करप्शन फलाने की है, इतने किकबैक्स लिए हैं, इतना कमीशन लिया है। लेकिन जब नैब केस बनाता है तो वो कहता है कि मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी है, बेज़ाब्तगी है, लेकिन वो केस भी नैब साबित करने में नाकाम रहता है। तो ये नाकामी है किसकी? हुकूमत की, नैब की या कानून की? आज के प्रोग्राम में सबसे पहले इस पर बात करेंगे। और फिर शुगर माफिया कितना ताकतवर है कि हुकूमत की तरफ से बारहा यकीन दहानियों के बावजूद भी चीनी 110 रुपये किलो तक मार्केट में बिक रही है, और ये माफिया क्यों हुकूमत के काबू में नहीं आ रहा। और सबसे आखिर में जो सबसे अहम मामला है उसके ऊपर बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान जो एक बहुत ही संगीन सूरत हाल की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान के लिए तशवीश बढ़ रही है। पाकिस्तान की सियासी जमातें आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन में मसरूफ़ नज़र आती हैं, अपनी कैंपेन्स कर रही हैं, और इस अहम मामले के ऊपर पार्लिमान में तमाम जमातें बशमूल हुकूमत बहुत ज़्यादा खामोशी इख्तियार किए हुए। इसकी क्या वजह है? मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद है उनसे आपका तारुफ करा दूँ। जी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब कराची से। आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया। शाहिदा रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। शाहिदा, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं अली परवेज़ मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। आफ्ताब जहांगीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। जो वज़रा हैं आपकी जमात के, वो टीवी टॉक शोज़ में बैठ के अमाउंट भी बताते थे, और जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म साहब के मुआवन खुसूसी हैं, जितने भी उनके मुआवनीन हैं, वो ये कहते थे कि बड़ी बड़ी किताबें हैं और बड़े बड़े सबूत हैं और बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स का एक पूरा वो पलंदा है, और हमारे पास सबूत हैं, हम जब ये केसेस बनेंगे तो सारा कुछ साबित करेंगे। लेकिन एक भी फ़र्द के ऊपर अभी तक कोई केस साबित नहीं हो सका। तो इसमें आपके ख्याल में नाकाम कौन है? नैब नाकाम है, हुकूमत नाकाम है, या कानून नाकाम है? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। मेरे छोटे भाई अली को मेरा सलाम, मेरी बहन को मेरा सलाम। लेकिन बात ये है कि ये इदारों का काम है, ये मेरा कोई काम नहीं है, ना अली का काम है, ना कुछ। इदारे जब केस बनाते हैं तो उन्हें चाहिए कि अदालतों में जब वो जाते हैं तो अदालत को चाहिए कि उस केस को या तो ये कह के ख़त्म कर दिया जाए कि जी इसमें कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई भी चीज़ साबित नहीं हुई, लिहाजा हम इन्हें बाइज्जत तौर पे बरी करते हैं। अभी तक किसी एक केस में भी किसी भी मुल्जिम को बरी नहीं किया गया, बल्कि जमानतों पे छोड़ा गया। जमानतों का मतलब बरी होना नहीं है। लिहाजा मेरी ये इस्तदा होगी कि जी केस को रोज डेली बेसिस के ऊपर चलाया जाए, चाहे वो नैब डेट मांगे तो भी ना दी जाए, चाहे वो कोई भी मुल्जिम हो वो डेट मांगे ना दी जाए। डेली बेसिस पर मुकदमा चलाकर उसका फैसला किया जाए, और वो सिर्फ सियासी लोगों का नहीं होना चाहिए बल्कि आम पाकिस्तानियों को भी इसी तरह का रिलीफ मिलना चाहिए, ना कि 10-10 साल 15-15 साल एक मुकदमा चले और उसके बाद पता चले कि जी जिसको सजाए मौत देनी थी वो दी थी, वो तो बरी निकला। तो ये हमारी कुछ कमजोरियां हैं, उन्हें बेहतर करने की जरूरत है, और उसके लिए कोई कानून साजी की जाए ताकि ये केसेस जल्द से जल्द अपने पाए तकमील तक पहुंचे, अपने किसी अपने फैसले तक पहुंच सके। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये इदारों ने साबित करना होता है और डेली बेसिस पे केस चले, लेकिन ट्रायल कोर्ट में भी तो हम परफॉर्मेंस तो देख ही रहे हैं कि फर्द जुर्म तक आयद नहीं होती। आप मुझे ये पता है तंजीला के किसी को भी बरी किया है? सब जमानतों पे छोड़ा गया। जमानत का मतलब क्या होता है? जमानत का मतलब ये होता है कि जमानत खारिज भी हो सकती है, जमानत खारिज होने के बाद दोबारा गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया जाए कि जी ये सब फरिश्ते हैं, चाहे वो सियासी हैं या गैर सियासी लोग हैं, जो भी है। नैब के पास सबूत होंगे, केस जल्दी चलेगा, वो सबूत पेश करेंगे तो फैसला हो जाए। अदालत का काम है कि अदालत रोजाना की बुनियाद पर केस चलाए।
ताकि जिन इदारों ने उन पर इल्जाम लगाया है, जो इदारे उन्हें पकड़ना चाहते हैं या उन्होंने पकड़ा है, वो अदालतों में अपने आप को, अपने केसेस को साबित करें कि जी हमने ये केस बनाया था, ये बिल्कुल सही है और इसके मुताबिक जो है इनको सजा दी। ठीक है, अली परवेज मलिक साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गिरफ्तारियां थी और केसेस थे पीपल्स पार्टी के बाद, वो आप पीपल्स पार्टी पे दूसरे नंबर पर और आपकी जमात पे सबसे ज़्यादा केसेस थे, तो बहुत सारे आपके जो अब जमानतों के फैसले आ रहे हैं, वहाँ पे अदालत के जो रिमार्क्स हैं वो एक तरह से चार्जशीट लगते हैं नैब के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तंजीला, आज आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, आपने जो इंट्रोडक्शन में बात की ना, मैं वहाँ से आगाज़ करता हूँ। किसी भी हुकूमत की जो बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है वो ये नहीं होती कि उन्होंने एहतसाब करना है। उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी ये होती है कि उन्होंने लोगों के लिए सहूलियात पैदा करनी है। जहाँ तक एहतसाब का मामला है, इस मुल्क के अंदर ख़ुद मुख्तार इदारे मौजूद हैं जिसको चाहिए हुकूमत को कि उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करे, उनके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करे, ताकि वो बिला इम्तियाज़ अंदाज के अंदर बिल्कुल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वो सबका एहतसाब कर सकें। क्योंकि जो आफ्ताब जहांगीर साहब ने जो बात की है, मेरे बड़े भाई हैं, काबिल एहतराम है, वो बिल्कुल ठीक बात है। वो ये है कि जी हमें इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग और उनको रिसोर्सेज देने के लिए एफर्ट्स करते हुए नज़र आना चाहिए। तो तंजीला, बात ये कि जब हम इनको ये बात समझाते थे कि एक दफ़ा वंस एंड फॉर ऑल ये मामला सेटल कर लें कि एहतसाब के हमने क्या मेयार तय करने हैं, तो वो मौका किसने अपने ज़ाया किया आपके सामने। पहले चार्टर ऑफ इकॉनमी पे भी उन्होंने ये किया, उसके बाद जब भी इस मुल्क को कोई चैलेंज दरपेश आया तो मुझे बताएं उसके अंदर कहाँ से आपको जो ये विल की कमी आपको नज़र आई है? क्या हुकूमती सफ़ों के अंदर वो प्रॉब्लम नहीं नज़र आई? मुझे बताएं, हम इनको कहते थे कि भाई हम सब जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं चाहते हैं कि यहाँ पे एहतसाब हो, कोई लोगों के पैसों का ज़िया ना हो, पर हमसे एक दफ़ा बैठ के तय कर लें कि किस तरह अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होगा, किस तरह से सब्जेक्ट टू ड्यू प्रोसेस होगा। ये नहीं होगा कि वज़ीर आज़म साहब खड़े होकर अमेरिका के अंदर कहेंगे कि शाहिद खाकान अब्बासी कहता था उसको मुझे पकड़ लो, ये लो मैंने उसको पकड़ लिया, तो फिर जो कल फैसला आया उससे शर्मिंदगी यकीनन हुकूमत को ही उठानी पड़ेगी। इसके अलावा हम इनको कहते थे कि दोहरा मेयार किसी एहतसाब के प्रोसेस में नहीं हो सकता। अगर आप समझते हैं कि आपको तफ्तीश के लिए हर अक्यूज्ड को अरेस्ट करना है, जिस तरह से आपने शहबाज शरीफ साहब को, एक ऐसे वज़ीर आला को जिसने बेपनाह खिदमत की है अपने सूबे की, जिसने, आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं, जिसने अपने सूबे के अंदर 3 मेट्रो बनाई हैं, वो बसेस जो मेट्रो चलती हैं वहां पे, उसी कीमत के अंदर पेशावर के अंदर 1 मेट्रो बनी है और वो भी चलती कम और जलती ज्यादा है। तो मुझे बताएं, अगर इन्होंने ये मेयार तय कर लिया था कि हमने हर बंदे को जिसके ऊपर इल्जाम लगेगा उसको तफ्तीश से पे अरेस्ट किया जाएगा, तो आज परवेज खटक साहब क्यों आजाद फिर रहे हैं? क्या वही मेयार इनको परवेज खटक साहब के ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहिए था? तो गुजारिश ये है, क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद ये था कि हम इस मुल्क के इदारों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, ना सिर्फ अपने सियासी मुखालफीन को उनसे अपना जो रिवेंज है, जो अपना गुस्सा है वो निकालने के लिए, बट इसके साथ साथ उनकी जुबान बंदी करने के लिए। तो उसका नतीजा ये है कि आज हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। ठीक हो गया शाहिदा रहमानी साहिबा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के भी कुछ रहनुमाओं के ऊपर केसेस हैं, कुछ जमानत पर रिहा हैं, और जैसे ही थोड़ा सा सियासी माहौल में तनाव पैदा होता है तो नैब के केसेस रीओपन होने का, दोबारा गिरफ्तारियां होने का, ज़मानतें मनसूख होने का शोशा छोड़ दिया जाता है। तो बड़ा वाज़े नज़र आता है कि सियासी जो महाज है उसमें नैब और एहतसाब का अमल बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। आप किस तरह से देखती हैं ये जो फैसले आ रहे हैं नून लीग के रहनुमाओं की ज़मानतों में, जो रिमार्क्स आ रहे हैं मुअज़्ज़ज़ अदालतों के? बहुत शुक्रिया तंजीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने आज बड़ा अहम इशू उठाया है, क्योंकि ये कोई नया वतीरा नहीं है। आपने देखा कि माजी में भी हमेशा जमहूरियत को ख़त्म करने के लिए, जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ साजिश के लिए, और वो लोग जो मुहिब्बाने वतन हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की, जिन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, इस मुल्क की मोहब्बत में अपनी जानों का नजराना पेश किया, जद्दोजहद की, उन्हीं लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमात बनाए जाते हैं। जिसकी मिसाल सबसे बड़ी हमारे सदर आसिफ अली जरदारी साहब की है, कि जिन्हें 11 साल पाबंदे सिलासल रखा और इतने बदतरीन मुकदमात का सामना करना पड़ा। और आपने देखा कि वो इसी तरह पहले जमानतों पे, फिर भी बाइज्जत कोर्ट ने उनको बरी किया, फिर उसके बाद आज फिर
ना सिर्फ सदर आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरमा फरियाल ताजपुर साहिबा, आगा सिराज दुरानी, डॉक्टर आसिम, शर्जील मेमन, एक तवील लिस्ट है। यानी जो बोलता है, हत्ता कि अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा कि शैला रजा साहिबा, मतलब हर एक को नोटिस भेज जाते हैं। जो ज्यादा टीवी पे बात करता है, हुकूमत के खिलाफ थोड़ी सी बात होती है, उस पर मुकदमा बना दिया जाता है। और आपने ये भी देखा कि वो लोग, ये हम सब ने देखा कि आज मैं एक फेसबुक पे देख रही थी, कंपेयर किया जा रहा था कि वो कैबिनेट के अंदर जो पीपल्स पार्टी के कैबिनेट में बैठे हुए थे वुज़रा, वो सब के सब तकरीबन आज 60% वो पीटीआई के कैबिनेट में बैठे हैं। अगर वो आज पीपल्स पार्टी में होते तो मैं हल्फिया आपसे कहती हूँ कि वो नैब के मुकदमात का सामना करना पड़ रहा होता। लेकिन जो पीटीआई की लॉन्ड्री में गया, जिस तरह से काफ लीग बनी, लेकिन शाहिदा जी जैसे पीटीआई हमेशा ये कहती है कि आपकी दोनों इस तरह के इदारे बना के उनको परेशान किया गया, ज़हनी अजियत दी गई, टॉर्चर किया गया। अच्छा, मुझे क्विकली ये भी बता दीजिए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने क्योंकि इन कवानीन के ऊपर बैठ के कोई तरमीम नहीं की, आप लोगों के पास तो मौका था, आपने नहीं किया। अब आप कहते हैं होना चाहिए और वैसे होना चाहिए जैसे हम चाहते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है? तंजीला, बात ये है कि जब पीपल्स पार्टी की बदकिस्मती से जब हुकूमत आई है, हमें एक तवील माशाल्लाह के बाद हुकूमत मिली, और 2008 में जब मिली तो एक तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की एक अंदोनाक जो वाकया हुआ, उसके बाद उसके एक तरफ तालिबान आदेशन थी जिसने पूरे मुल्क में कब्जा किया हुआ था, रोजाना खुदकश धमाके थे, और फिर हमें भी सादा अक्सरियत से मिली, और उसके बावजूद हमने यूनानिमसली एक तो पार्लियामेंट को तमाम तर इख्तियारात दिया, सूबाई खुदमुख्तारी एनएफसी अवार्ड के साथ साथ ठीक है, हमने वो तमाम लेजिस्लेशन। ठीक है, मैं जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं आप। ठीक है, आफ्ताब जहांगीर साहब से आप दोनों ने जो नुक्ते उठाए हैं। नून लीग की उस वक्त हुकूमत थी, तंजीला एक मिनट में कंप्लीट कर लूं। नून लीग की हुकूमत थी, हमने कोशिश की कि इस इदारे को ही खत्म किया जाए, जब हमारी अदालतें काम करें वो ज्यादा बेहतर, लेकिन उस वक्त नून लीग एग्री नहीं। फिर 5 साल में नून लीग से हमने 12 कहा कि इसमें अमेंडमेंट की जाए, इसको खत्म किया जाए, जो भी करना है मिलके बैठे, लेकिन वो बदकिस्मती से नहीं कर सके, जिसकी वजह से आज हमें आपकी जमातें जो सारा फेस करी हैं, जाहिर है वो कल पीटीआई भी खुदा न खास्ता फेस कर सकती है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सारे मामले को कैसे समेटा जाए, और फिर जो शुगर माफिया है, जो ऑयल माफिया है, यहाँ पे बहुत सारे माफियाज हैं पाकिस्तान में, टैक्स चोरी करने वाले भी माफियाज हैं, प्रॉपर्टी के कुछ लोग हैं, तो ये जो माफियाज हैं ये हुकूमतें इनके आगे इतनी बेबस की हो जाती है। कुछ इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, अब मामला ये है कि ये दोनों जमातें नहीं कर पाई, आप लोग इनको बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं कि आपने एहतसाब के कानून को क्यों नहीं तब्दील किया, लेकिन अब जब ये अमल शुरू हुआ था तो वो सियासत की नज़र हो गया। और हम हमेशा जब भी आप हमारे प्रोग्राम में आते हैं आप इस बात से इत्तफाक भी करते हैं कि ज़ाहिर है हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी ज़रा ज़्यादा होती है। तो अब आपके ख़्याल में, क्योंकि आपके अपनी जमात के लोग, आपके जो मुशीर हैं पेट्रोलियम के, और ये सारे लोग कहना शुरू हो गए कि नैब की वजह से बहुत सारा काम, रुकावटें उसमें हैं और बहुत सारा काम हम कर नहीं पाते, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा डरी हुई है, जिसकी वजह से कारकर्दगी पे ज़ाहिर है हर्फ आ रहा है। तो आप समझते हैं कि एक संजीदा कोशिश होनी चाहिए हाईएस्ट लेवल के ऊपर कि वाकई इस कानून को बदला जाए? देखिए, इससे नैब की हद तक नहीं, मैं ये समझता हूँ कि बड़ी संजीदा कोशिश हर मामले में होनी चाहिए और उसकी सख्त जरूरत भी है। हमारे खासतौर पर अदालती जो निज़ाम है वो जिस हाल में आपको पता है कि वहाँ पर इतने लंबे लंबे अरसे तक केसेस चलते हैं और उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, और बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि इतने लंबे केसेस चलने के बाद पता चलता है कि जी फैसला ही कुछ और आ गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि नैब के साथ साथ और भी जितने इदारे हैं उनकी को बेहतरी की तरफ पुलिस रिफॉर्म्स होना चाहिए नैब के अंदर। लेकिन ये ना हो कि जी जब हम रिफॉर्म्स की बात करें, हम बेहतरी की बात करें तो कहें कि जी पिछले सारों को माफ़ कर दें, आगे चलें। और ये भी नहीं हो सकता कि जी इतने अरब रुपए तक की जो है 1 अरब से नीचे तक की करप्शन को करप्शन समझा जाए, इससे ऊपर की करप्शन ना समझा जाए। ऐसे कानून बनाए जाए जो हर पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल हो और हर पाकिस्तानी उसको सिर्फ सियासतदानों के लिए ना बनाए जाए कानून तो वो होना चाहिए जिसका बेनिफिट जो है पूरे पाकिस्तानियों को मिलना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए ये आज हम हैं, कल नहीं होंगे, हो सकता है
तो कल क्या फिर हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि पार्लियामेंट के अंदर आए, पार्लियामेंट के अंदर बात की जाए, पार्लियामेंट को मजबूत किया जाए, पार्लियामेंट के अंदर से ऐसे फैसले लिए जाए कि जो सबके लिए काबिल कबूल है, चाहे वो हुकूमत के अंदर रहते हुए लोग हों या अपोजिशन के लोग हों, लेकिन जिन्होंने कोई भी गलत काम किया है। और खासतौर पर जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर आती है कि जो हुकूमत के अंदर होते हैं या जो किसी भी इदारे के साथ मुंसलिक है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। अगर उसने कोई करप्शन की है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि आम पाकिस्तानी को ये एहसास हो कि जब बड़े आदमी के लिए भी इंसाफ हुई और छोटे के लिए भी हुई। ठीक है, अच्छा मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिए कि ये शुगर के ऊपर ज़ाहिर है कमीशन भी बना, आप लोगों की हुकूमत बड़ा इसका क्लेम करती है कि हमने खुद जो है वो कमीशन बनाया, खुद इन्वेस्टिगेशन की है, हम अपने लोगों के ख़िलाफ़ अगर कहीं पे कोई बेज़ाब्तगी है उसको एक्सपोज भी करते हैं। लेकिन शुगर की कीमत तो चीनी देखें मार्केट में कितने रुपए किलो बिक रही है। हुकूमत जो प्रॉमिस करती रही है कि हम कीमत का तयन करेंगे, कोर्ट ने कहा था 85 चलें, 80-85 के की बात हो रही थी, लेकिन 110 पे है, तो क्यों कंट्रोल करने में नाकाम है हुकूमत? अच्छा देखिए, ये हुकूमत के अंदर एक मसला ये है कि फॉर एग्जांपल ये तो इंतजामी मामला है और ये सूबाई मसला है। अगर डिस्ट्रिक्ट के जो जिम्मेदारान हैं वो अगर हुकूमत की दी हुई कीमत के ऊपर नहीं अमल दरामद करवा सकते तो ये उनकी जिम्मेदारी। हुकूमत तो अभी तय नहीं कर पाई ना, हुकूमत तो अभी वो फैसला भी नहीं कर पाई हुकूमत की तरफ से। तो कुछ जी अच्छा, मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी इस किस्म की जिम्मेदारी वो इंतजामी जिम्मेदारी होती है और उसको करना चाहिए। और मैं आप देखें, मैंने पिछले दिन एक दफा देखा, एक प्रोग्राम में देख रहा था आप ही के किसी के चैनल के ऊपर, कि वो बता रहे थे कि 1 रुपए किलो के हिसाब से मिर्च निकलती है खेत से और वो मार्केट में 1000 रुपए किलो बिक रही है। तो इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं कि जिसकी वजह से कीमतें जो है इसका ये तयन नहीं कर पाते। लेकिन जो गवर्नमेंट की रेट है, अगर उस रेट के ऊपर वहाँ की मुकामी इंतजामिया जो है वो नहीं कराती तो ये उसकी कमजोरी है। और उसको मैं ये समझता हूँ कि वहाँ की जो शाहिदा रहमानी साहिबा, ये इस मामले पे आप क्या कहती हैं, किसकी जिम्मेदारी है? एक सूबे में ज़ाहिर है आपकी हुकूमत है, प्राइस कंट्रोल का एक पूरा हमारे यहाँ मैकेनिज़्म है जिसको समझा जाता है कि वो काफ़ी कमज़ोर है, उसमें बहुत सारी ख़राबियाँ हैं। लेकिन शुगर माफिया ज़ाहिर है एक बहुत ही मजबूत माफिया है और वहाँ पे चैलेंज आपको लगता है कि सिर्फ इंतज़ामी जो अमलदारी है किसी फ़ैसले की उसका चैलेंज है या ताकत का चैलेंज है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है? तंजीला, मैं समझ रही थी कि मेरा भाई जो है आफ्ताब जहांगीर साहब ये बड़ी ऑनेस्टी के साथ बात करते हैं और आज ये बात करेंगे कि वाकई हम इसमें फेल हो चुके हैं। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का हमेशा ये चैलेंज रहा है कि शुगर की कीमतों को कम किया जाए। और आप देखेंगे 55 रुपए वाली वापस आते हैं आपके पास, आप बोलिएगा दोबारा जी। यूटिलिटी स्टोर्स जहाँ पे कीमत वो खरीद रहे हैं उनको सब्सिडी दी जा रही है। क्यों भाई, आप क्यों कंट्रोल? क्योंकि इनकी जो हुकूमत है वो शुगर माफिया ही ने बनाई है, उसी के एटीएम से बनी है। आप देखेंगे 230 अरब रुपए का एक और बड़ा स्कैंडल आ गया है चीनी के। कौन कौन मुनाफा कमा रहा है? हमारे एटीएम है। सोचे कि आज वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है जिसके जो ना अपने कपड़े खरीदता है, ना अपने घर का खर्चा चलाता है, ना उसके यूटिलिटी बिल भरते हैं वो, और इतना बड़ा महल के अखराजात कहाँ से पूरे हो रहे हैं? आप ये देखें कि ये वही जहांगीर तरीन साहब हैं जिनको बाहर निकाल दिया गया था, फिर वही आ गए, उन्होंने ही एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया। उसके बाद वही लोग जो है आज दोबारा से उनके एटीएम से आप फैज़याब हुए, उनके तैयारों में घूम के हुकूमत बनी है, लोगों को मेंबर्स को तोड़ तोड़ के लाया गया। यानी ये वो वजीर आजम है जो कहता था कि मैं तना हुकूमत बनाऊंगा, मैं आजाद लोगों को शामिल नहीं करूंगा, मैं दूसरी पार्टी को नहीं करूंगा। आपने देखा कि इस मुल्क में हर जी मैं दूंगी टाइम आपको, ठीक किया करते थे। ठीक है शायद आपका पॉइंट है। मैं जरा अली का पॉइंट ले लूँ। आफ्ताब साहब यकीनन वो भी ऐसी कोई बात कहेंगे जिसका आपको जवाब देना होगा, फिर आपके पास आती हूँ। जी अली, शुगर माफिया आपको लगता है हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है कि प्रॉमिस के बावजूद नहीं हो पाया अमल दरामद? हुकूमत को शुगर माफिया। देखिए मेरे बड़े भाई ने जो गुफ्तगू की मैं उस सारी का जवाब देना चाहूँगा। देखें ये एक अच्छे इंसान है, तो इन्होंने जो इस्लाहात की अपनी नीयत का इजहार किया मैं उसको तो अप्रिशिएट कर सकता हूँ, पर मुझे बताएं मैं इसका क्या करूँ कि इनकी लीडरशिप जो है वो इतनी कम ज़र्फ़ है कि जब हमारे पे दुश्मन भी हमला करता है। अभिनंदन वाला वाक़या कितनी पुरानी बात है। तंजीला मुझे बताएं क्या हम भूल गए हैं कि उस वक्त भी वज़ीर आज़म साहब जो थे अपोजिशन के साथ ना बैठ सके कि मैं कौम को इकट्ठा कर लूँ? क्या उस वक्त अपोजिशन ने कोई शर्त रखी थी? उसके बाद आज अफगानिस्तान की जो खित्ते की सूरत हाल बन रही है,
पाकिस्तान के लिए कितने सीरियस चैलेंजेस उसकी वजह से आगे आने जा रहे हैं। वजीर आजम साहब की अना इतनी बड़ी है कि उस वक्त भी वो अपोजिशन के साथ नहीं बैठ सकते। तो मुझे बताएं, ये इस्लाहात टीवी के ऊपर तो होंगी नहीं, इसके लिए तो आपको बैठ के वो माहौल बनाना पड़ेगा जहां पे बैठ के आप इन इस्लाहात को थ्रेडबेयर डिस्कस कर सकें और जो मेजॉरिटी फैसला करे उसको लेके आगे चल सकें। अब इन्होंने तंजन दो बातें की। इन्होंने कहा कि जी हम इसलिए नहीं बैठते कि ये पिछले केसेस को माफ करने की बात करते हैं। तंजीला मुझे बताएं, रेफरेंसेस बन चुके हुए हैं, अदालतों के अंदर केस चल रहे हैं, ये किस ताकत की बिना के ऊपर उन केसेस को माफ कर सकते हैं? ये किस ताकत की बिना के ऊपर एनआरओ दे सकते हैं? इन्होंने तो पंजाब का डाकू जिसको कहा, इन्होंने जिसको जमादार नहीं लगाना था आज उनको वजीर और स्पीकर बनाया हुआ है। ये किसको गुमराह करते हैं? उसके बाद कहते हैं कि जी 1 अरब से ऊपर की जो करप्शन होगी वो करप्शन होगी, बाकी माफ हो जाएगी। खुदा का खौफ करें, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि लोगों को गुमराह ना करें। उसके पीछे सोच ये थी कि 1 अरब से ज्यादा की जो करप्शन होगी वो नैब उसकी तफ्तीश करेगा। ये नहीं होगा कि लाख रुपए की करप्शन के अंदर भी नैब उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा और अपनी मुखालफिन की जुबानबंदी के लिए इस्तेमाल करेगा। आज इनके अपने सेक्रेटरी इस चीज के ऊपर कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। एंटी करप्शन का इदारा मौजूद है, एफआईए मौजूद है, वो सारे के सारे उसकी तफ्तीश कर लेंगे। इनको नैब को कहा था कि जी इस माहौल से आजाद करें ताकि वो बड़ी करप्शन के ऊपर जिसको मंतकी अंजाम के ऊपर ले जा सकें उसके ऊपर ध्यान दें। ये ना हो कि ख्वाजा साद रफीक का फैसला है फिर शर्मिंदगी, ख्वाजा आसिफ का फैसला है फिर शर्मिंदगी, मिफ्ता इस्माइल का फैसला है फिर शर्मिंदगी, शाहिद खाकान अब्बासी का फैसला है फिर शर्मिंदगी, एहसन इकबाल का फैसला है फिर शर्मिंदगी। तो ये वो चीजें थी जिसकी बिना के ऊपर ये सारे काम किए जा रहे थे। अब आपने मुझे कहा कि जी शुगर माफिया को ये क्यों नहीं कंट्रोल कर सके। देखें बात इस तरह से है जिसकी तरफ शाहिदा रमानी साहिबा ने इशारा भी किया कि जब आपकी हुकूमत एटीएम नवाज हो और उसने अपने इन्वेस्टर जो उनके खर्चे उठाते हो उनको नवाजना हो तो आपको इसी तरह लोगों की जेबों के ऊपर महंगाई करके उनकी जेबों से पैसे निकालने पड़ते हैं। मुझे बताएं इन्होंने किस मामले के ऊपर जो इतने ज्यादा, मेरी अर्ज को सुनने में खत्म कर रहा हूं, जो इन्होंने इतने ज्यादा, तंजीला मुझे बात तो कर लूं, जितने इतने ज्यादा स्कैंडल्स आए हैं इनमें से किसको इन्होंने मंतकी इंजाम पे लेके गए हैं? चीनी माफिया की मिसाल ले लें, इनके पास रिपोर्ट मौजूद है कि इनको ये पता है एक्सपोर्ट की इजाजत किसने दी, इनको ये पता है एक्सपोर्ट की सब्सिडी से फायदा किसने उठाया, इनको ये पता है कि 40% जो मार्केट है वो इनके 3 लीडरान की है, उसमें जहांगीर तरीन, हुमायूं अख्तर, खुसरो बख्तियार, किसी एक की मिसाल बना देते तो यकीन माने बाकी की सारी जो महंगाई है वो खुद ही काबू में आ जाती। दवाइयों वाले खुद घबराते, आटे वाले खुद घबराते। अली आ गया पॉइंट, मैं वापस आती हूं। अली को नवाजना है, इसलिए ये चीज जो है इसी को आगे नहीं लेके चल सकते। अली वक्त खत्म हो जाएगा, आप सब जल्दी से जवाब दे दीजिए। आप जवाब देना चाहते हैं? मैं ब्रेक अभी मेरे भाई अली ने कहा कि 40% हमारी है तो 60% किसकी है उसकी लिस्ट भी बता दें, समझे ना कि आप पकड़े ना जी जिन्होंने सब्सिडी ली है। अच्छा, दूसरा ये कि मेरी बहन शाहिदा रमानी ने बात की थी एटीएम की और जो अभी अली ने भी बात की, मैं पूछना चाहता हूँ कि हाकिम अली जरदारी साहब का कारोबार क्या था और आसिफ अली जरदारी साहब का कि क्लिफ्टन के अंदर बिलावल हाउस मैं भी आपको बताती, मेरी बारी आती है, मैं बताती हूँ कि वो किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं और उनका कारोबार क्या था ये बता देंगे। आप शाहिदा रमानी में बात आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, शाहिदा ने बात मुकम्मल करने दें, आपको मौका दूंगी मैं। शाहिदा उसने शादी की है लेकिन उससे पहले की हिस्ट्री उठा के देखें आप, उनका जो बिजनेस है ना आपको तो सबूत नहीं कर सकते क्या है। और दूसरा ये कि ऐसी कौन सी मशीन, ऐसा कौन सा कारोबार है उनका जिसके बारे में हमें नहीं पता, वो जो दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करता है। पूरा क्लिफ्टन उन्होंने खरीद लिया, हर प्रॉपर्टी के अंदर, हर बैंक अकाउंट से लेकर शाहिदा अगर आप उनको बोलने देंगी मैं आपको मौका, जी शाहिदा मैं आपको मौका दूंगी। आफ्ताब साहब आपका पॉइंट आ गया, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये जो आर्ग्यूमेंट हम इसको मुकम्मल करेंगे। एक और अहम नुक्ता जो आज के प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमने डिस्कस करना है वो ये है, अभी अली ने भी जिक्र किया था, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन पाकिस्तान के लिए बहुत तशवीशनाक हो रही है। तालिबान का जो कब्ज़ा हो रहा है जिन इलाकों में, वो अब हमारे बॉर्डर्स के साथ पहुँच रहे हैं। हमारी सियासी लीडरशिप तमाम जमातों की मैं बात कर रही हूँ, कश्मीर के इलेक्शन में उलझे हुए, अपनी पॉलिटिक्स में उलझे हुए, अफ़गानिस्तान कितना ख़तरनाक हो सकता है जो सारी वहाँ की सूरत हाल है, उस पर क्यों बात नहीं कर रहे। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और शाहिदा रहमानी साहबा, आप एक जुमले में अगर जवाब देना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा कि हर जमात में ज़ाहिर है पैसा तो हमारे पाकिस्तान की सियासत की हकीकत है, कोई भी जमात ये नहीं कह सकती कि जो पैसे वाले लोग हैं उनका इन्फ्लुएंस नहीं होता जमातों के अंदर और रहनुमाओं के ऊपर। ऐसा हरगिज नहीं है। हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक सिस्टम है। जब इलेक्शंस होते हैं तो बाकायदा जो या इससे पहले सिंध काउंसिल का मेंबर, फेडरल काउंसिल का मेंबर, तो हमारे यहाँ आपस में सब वो भी एक फीस होती है और वो पे करता है हर मेंबर और उसी से पार्टी चलती है। लेकिन इन्होंने फॉरेन फंडिंग का हिसाब नहीं दे सके, इनका केस अटका हुआ है। इसी क्यों नहीं देते, क्यों बार बार स्टे लेने के लिए चले जाते हैं, केस को चलने क्यों नहीं देते? क्योंकि आपने बस ये जवाब, शायद आपने बस ये जवाब देना तो मैंने जवाब ले लिया। आरिफ नकवी ने खुद एडमिट किया कि 60% उसने अखराजात उठाए। फिर जहांगीर तरीन का कौन जानती है, इसके जहाज इस्तेमाल हुए, मेंबर को खरीदा गया। शायद आगे आपका पॉइंट, आफ्ताब साहब ये काम के एक्सपर्ट हैं, इन्होंने तो जोड़। शायद मैंने बहुत संजीदा आप दोनों से बात करनी है। अगर आप इस तरह से ब्लेम गेम में पड़े रहेंगे ना तो मेरी वो बात रह जाएगी। जी शाहिदा साहिबा, मैंने बहुत संजीदा मामला आप तीनों के सामने रखा। जी आफ्ताब साहब बोलिएगा, जरा जल्दी से बोलिएगा। अफगानिस्तान शाहिदा ने कहा है कि जी हमारे तरीकेकार है फंडिंग का, तो इनसे पूछे वो फंड लाते कहाँ से जो हमको देते हैं। अच्छा, हम इस बहस में फिर किसी वक्त पढ़ेंगे कि पार्टी का। मैंने आपसे बताया कि हर मेंबर अच्छा ठीक है, अगर वो अच्छा जो संजीदा मामला है ना वो रह जाएगा। संजीला अफगानिस्तान के बारे में पूछना चाह रही है। जी आफ्ताब साहब बताइए। आपको तो पता ही नहीं ना, आप तो बैठे बैठे। ठीक है शाहिदा रहमानी साहब, मैं वापस आऊंगी आपके पास। मैं चाह रही हूँ कि आपके ब्लेम गेम में से निकलें ताकि हम अफगानिस्तान का बड़ा अहम मामला है कि मैं सबसे कमेंट लेना चाहती हूँ। आफ्ताब साहब, क्यों हुकूमत ने अभी तक तमाम सियासी जमातों की बैठक नहीं की? आपको अस्करी इदारों ने ब्रीफिंग भी दी है, पाकिस्तान खतरात से आगाह है, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट में हमने कोई डिबेट नहीं देखी और बड़ी जो छोटी छोटी चीज़ें उनके ऊपर उलझा जा रहा है पार्लियामान के अंदर भी और बाहर भी। इतने अहम मामले पे खामोशी क्यों है? अच्छा देखिए तंजीला, बहुत संजीदा मसला है ये, और ये हमारे मुस्तकबिल का मसला है। पाकिस्तान के लिए भी बहुत मुश्किल हालात हो जाएंगे जैसे कि माजी में हुए थे। हमें इसे बड़ी संजीदगी के साथ बैठना चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर इस पर गुफ्तगू करनी चाहिए। अभी जैसे ही पार्लियामेंट का इजलास शुरू हुआ तो आपने ये देखा कि 2 दिन का इजलास जो था वो तालीम के हवाले से हुआ कि जी इम्तिहानात होने चाहिए कि इम्तिहानात नहीं होने चाहिए। उसके बाद फोरम को पॉइंट आउट करके ख़त्म करा दिया गया। लेकिन अगर तालीम के साथ साथ खेती के मामला पर भी बात कर ली जाती तो कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि स्पीकर ने मना नहीं किया था। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो सिक्योरिटी की ब्रीफिंग में खुद बैठे नहीं, तो कितना संजीदा संजीदा सिक्योरिटी की उससे पहले वो बहुत तफसील से उनको ब्रीफ हो चुका था। और जैसे कि सर बताया गया कि मुस्लिम लीग नून के उन्होंने कहा था कि जी अगर इमरान खान साहब आएंगे तो हम बाइकाट करेंगे। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा फैसला था प्राइम मिनिस्टर का कि उन्होंने इन सब को फ्री हैंड दिया कि वो अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ बैठकर अपनी खुल के अपने तहफ़्फ़ुज़ात को भी गुफ्तगू करें और अपनी जो भी मामला हैं वो। ठीक है शाहिदा रहमानी साहिबा, बहुत शुक्रिया जी। अपोजिशन जो है देखिए मैं ये समझती हूँ तंजीला कि जिस वक्त ये इजलास बजट का हो रहा था, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंतहाई मैं समझती हूँ ज़ेरिक और वो सियासतदान हैं जिन्होंने सबसे पहले इसकी संजीदगी को महसूस करते हुए फ्लोर ऑफ द हाउस ये इसको उठाया इशू को, और उस पर चेयरमैन साहब स्पीकर साहब ने फौरी तौर पे कहा कि हम इसका इजलास बुलाएंगे कौमी सलामती काउंसिल का। इनकी संजीदगी का ये देखें हाल, ये अपना दुश्मन समझते हैं, इन्हें पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं है, ये पर्सनल होकर सियासत कर रहे हैं। यही वजह है कि आज अफगानिस्तान का जो इशू है, जो वहाँ की खाना जंगी है, वो हमारे मुल्क के अंदर खाना जंगी शुरू हो गई। मैं कल रात एक वीडियो देख रही थी। आप पीडीएम जैसे आपने पीडीएम के लिए इनिशिएटिव लिया था, शायद आप ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस आप लोग बुला लें, कहाँ जा रहे हैं, हुकूमत को भी दावत दें। फॉरेन मिनिस्टर क्यों सोए हुए हैं, हुकूमत क्यों सोई हुई है? हमारे चेयरमैन ने संजीदगी का एहसास करते हुए इसको फ्लोर ऑफ द हाउस इस इशू को उठाया, और ये प्राइम मिनिस्टर का हाल है कि इन्होंने उस कमेटी में आना भी पसंद नहीं किया। ठीक हो गया। अली वो कह रहे हैं आफ्ताब जहांगीर साहब के नून लीग के एमएनएस के प्रोटेस्ट की वजह से खान साहब नहीं आए। खैर इस पे तो हम काफ़ी डिबेट कर चुके हैं, लेकिन आपके ख्याल में आपके रहनुमाओं ने भी एग्जाम्स के इशूज़ के ऊपर काफ़ी उन्होंने फ्लोर के ऊपर बात की, हालांकि वो जानते थे 2 सूबों में एग्जाम्स हो भी चुके हैं, लेकिन अफगानिस्तान के ऊपर बात नहीं की, क्या वजह है?
तंजीला, काश वज़ीर आज़म साहब इतने ताबेदार होते कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की ख्वाहिशात के ऊपर चलते होते या अपोजिशन की जो सारी जो ख्वाहिशात हैं उनके ऊपर चलते होते। मैंने आपसे मिसाल दी अभिनंदन का वाक़या, कश्मीर का वाक़या, गिलगित बल्तिस्तान का वाक़या, क्या उस पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने उनको रोका हुआ था? आपने जो इस मीटिंग के लिए नोटिस इशू हुए हुए थे उसके अंदर क्या वज़ीर आज़म साहब का इन्वाइटीज़ की लिस्ट के अंदर नाम देखा है? देखें, आके छोटे छोटे अपनी अना के पीछे छुपना और उसको टीवी पे जस्टिफाई करना ना, ये किसी को भी जेब नहीं देता। आपने बहुत अच्छी बात की, अफगानिस्तान एक इतना सीरियस इवॉल्विंग आपके सामने सिचुएशन डेवलप हो रही है कि जो पाकिस्तान के बाकी सारे मसाइल जो हैं उनको इनगल्फ कर सकती है, पर उसके अटेंड करने के लिए हमारी सीरियसनेस कितनी है, मेरे ख्याल से ये वो लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। वजीर आजम साहब नेशनल असेंबली में या नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में आने में बिलीव नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि उनकी अना को, बल्कि उनकी अना नहीं झूठी अना को ठेस पहुंची है कि प्रेसिडेंट बाइडेन साहब ने आज तक उनको फोन नहीं किया। वो असेंबली के फ्लोर के ऊपर आके अमेरिका को ललकारते हुए नजर आते हैं, जब उनको पता है कि $25 बिलियन हमने आगे IMF से लेने हैं, FATF की तलवार हमारे पे टंगी हुई है। पर उनकी जिम्मेदारी और उनकी समझ का मैं आपको इशारा दे रहा हूं। फैसले की मेरिट डीमेरिट की बात नहीं कर रहा हूं, फैसला जो मर्जी आप करें, पर उसको एक तरीका कार के साथ आपको लेके चलना पड़ता है। ये नहीं है कि आप अमेरिका को असेंबली के ऊपर ललकारना शुरू कर दें। तो गुजारिश ये है कि जिम्मेदारी का एहसास करें। जो सिचुएशन है इसकी दो डायमेंशंस हैं, एक तो अफगानिस्तान के अंदर क्या होने जा रही है और उसके बाद जो वहां से रेफ्यूजीज की सिचुएशन डेवलप होगी। जो हम अपनी खाम ख्याली के अंदर बैठ के कह रहे हैं ना कि हम ईरान का मॉडल अडॉप्ट कर लेंगे, उनको बॉर्डर के ऊपर रोक लेंगे, काश इतना आसान हो। क्योंकि यहां पे जो हमारी पख्तून बरादरी है उनके साथ उनके राब्ते हैं, उनके साथ उनके फैमिली टर्म्स हैं, तो ये उस तरह से उतनी आसानी से मामला नहीं होगा। तो काइंडली ऑपोजिशन के साथ बैठ के हमने क्या रिसोर्सेज को डेडिकेट करना है, इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है, और अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सेटलमेंट को लाने के लिए कि इससे पहले कि अगले महीने की एंड तक अगर अमेरिका 100% वहां से इवैक्यूएट कर जाए, हमने किस तरह से वहां पे सारे जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं उनकी एक सेटलमेंट के लिए अपने एफर्ट्स करने हैं। ये वो सोच है जिसके ऊपर असेंबली के फ्लोर के ऊपर सारों से इनपुट लेके इनको मामले को कंक्लूड करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर वजीर आजम साहब जो भी मिसिंग इन एक्शन है हमें मिलेंगे तो शायद हम इसके ऊपर आगे लेके चल सकेंगे मामले। बहुत शुक्रिया अली परवेज मलिक साहब, शाहिदा रहमानी साहिबा, आफ्ताब जहांगीर साहब, तीनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी जी। तीन बहुत ही अहम मामलात हैं और पाकिस्तान में ज़ाहिरी बात है बहुत ज़्यादा असर हमेशा से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का रहा है। इस वक्त जो सियासी माहौल है उसमें लगता है कि कोई हेल्दी डिबेट, कोई सेहतमंद जो गुफ्तगू है इन तमाम मसाइल के ऊपर वो होना मुमकिन नहीं है। जब तक ये माहौल बेहतर नहीं होगा तब तक ये गुफ्तगू नहीं होगी। जब तक गुफ्तगू नहीं होगी तब तक अवाम इसी तरीके से कंफ्यूज रहेंगे कि हमारी हुकूमत किधर जा रही है, हमारा मुल्क क्या सोच रहा है, हमारी पॉलिसी क्या है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।